हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 8 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए के एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी जिससे आपकी एग्जाम प्रेप ईजी हो जाए। और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किस टाइप के वीडियोज़ देखना चाहते हैं एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना हो, जैसे कि न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू एमआईएस सिस्टम या फिर कोई न्यू बिजनेस एप्लीकेशन, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC। ओके, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो SDLC एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क होता है जो हमें ये बताता है कि सिस्टम कैसे प्लान किया जाए, कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये इंश्योर भी करता है कि सिस्टम एफिशिएंट भी हो, यूज़र की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी सपोर्ट करे। ओके, चलिए अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मेन फेजेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिस्टम प्लानिंग, जिसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले फेज में आती है प्लानिंग। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम क्या है, न्यू सिस्टम की ज़रूरत क्यों है और क्या ये सिस्टम डेवलप करना फीजिबल है या नहीं। इस स्टेज में कॉस्ट, बेनिफिट्स और फीजिबिलिटी ये सब इवेलुएट की जाती है। ये बेसिकली एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है सिस्टम एनालिसिस। इस फेज में एनालिस्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं। लाइक यहाँ पर फोकस होता है करंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यूजर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, न्यू सिस्टम में क्या फीचर्स होने चाहिए। इस स्टेज का मेन गोल होता है यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझना। और ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स गलत समझ ली गई तो पूरा सिस्टम रॉन्ग डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है सिस्टम डिज़ाइन। इस स्टेज में एनालिस्ट और डेवलपर्स ये डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होगा, यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, इनपुट और आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो ये स्टेज सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाता है, वैसे सिस्टम सिस्टम का भी डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेज होती है सिस्टम डेवलपमेंट। अब एक्चुअल सिस्टम डेवलपमेंट इस स्टेज से स्टार्ट होता है। मीन्स इस स्टेज में प्रोग्रामर्स डिज़ाइन को रियल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। ये फेज बेसिकली सिस्टम को बिल्ड करने का फेज होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है टेस्टिंग स्टेज। सिस्टम डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, बग्स फिक्स करना, सिस्टम की रिलायबिलिटी को चेक करना। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है लाइक यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इस स्टेज में इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम प्रॉपरली और एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है सिस्टम को इंस्टॉल करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में शिफ्ट करना। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट करता है। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेज होती है या लास्ट फेज होता है मेंटेनेंस फेज। बिकॉज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी काम खत्म नहीं होता, उसके बाद मेंटेनेंस का फेज आता है। इस स्टेज में बग्स फिक्स किए जाते हैं, अपडेट्स किए जाते हैं, सिस्टम इम्प्रूव किया जाता है। मेंटेनेंस फेज ये इंश्योर करता है कि सिस्टम लॉन्ग टर्म में एफिशिएंटली वर्क करता रहे। ओके, दीज आर दी 7 स्टेजेस और 7 फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक में, लाइक ये भी पूछा जाता है कि वेयर यूज़र पार्टिसिपेशन इज मोस्ट क्रिटिकल। मीन्स SDLC की जो ये स्टेजेस है, इसमें किन स्टेजेस में यूज़र पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है या बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो हम एक बार इस चीज़ को भी समझ लेते हैं।
सो देखो 3 ऐसी स्टेजेस होती है जिसमें यूज़र का पार्टिसिपेशन या यूज़र का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहली स्टेज है सिस्टम एनालिसिस, बिकॉज़ यहाँ पे यूज़र्स ही बताते हैं कि उन्हें सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको करंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो डेवलपर्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ ही नहीं पाएँगे, राइट? उसके बाद सेकंड फेज़ है सिस्टम डिज़ाइन। देखो डिज़ाइन फेज़ में भी यूज़र फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूज़र्स ही हमें बताते हैं कि इंटरफ़ेस कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिस्टम का वर्कफ़्लो क्या होना चाहिए, और इसी से सिस्टम यूज़र फ्रेंडली और प्रैक्टिकल भी बन पाता है, राइट? उसके बाद थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में यूज़र सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज़ करके चेक करते हैं। सो इसी से पता चलता है कि सिस्टम रियल एनवायरनमेंट में कैसे परफ़ॉर्म करेगा, या सिस्टम यूज़र एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है या नहीं। ओके, सो ये 3 ऐसे फेजेज़ हैं जहाँ पे यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आउटसोर्सिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। देखो आउटसोर्सिंग का सिंपल मीनिंग होता है किसी काम को एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर देना, राइट? सो जब कंपनी अपने आईटी सर्विसेज या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए कोई एक्सटर्नल वेंडर हायर करती है, उसको हम आईटी आउटसोर्सिंग कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट या फिर क्लाउड सर्विसेज किसी एक्सटर्नल आईटी कंपनी को दे देती है तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ओके, देखो आउटसोर्सिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं एंड इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट रिडक्शन। देखो आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कॉस्ट सेविंग, बिकॉज कंपनी को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी स्टाफ, ट्रेनिंग, इन सब पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना पड़ता, राइट? सेकेंड एडवांटेज है एक्सेस टू एक्सपर्टीज, बिकॉज एक्सटर्नल आईटी कंपनीज के पास स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन को हाई क्वालिटी सर्विसेज मिल जाती है। ओके, देन थर्ड एडवांटेज है फोकस ऑन कोर बिजनेस। जब आईटी वर्क आउटसोर्स हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ पर फोकस कर सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आईटी मैनेजमेंट की जगह वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस कर सकती है। देन फोर्थ एडवांटेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेस। आउटसोर्सिंग वेंडर्स यूजुअली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस आईटी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। चलिए अब देखते हैं रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क है सिक्योरिटी रिस्क। देखो जब कंपनी अपना डेटा एक्सटर्नल वेंडर को देती है तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इस पे भी रिस्क हो सकती है, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होने का भी रिस्क होता है, राइट? सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ कंट्रोल। आउटसोर्सिंग में कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल आईटी ऑपरेशंस पर कम हो जाता है। सो अगर वेंडर प्रॉपरली काम ही नहीं करे तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ओके, देन थर्ड, डिपेंडेंसी ऑन वेंडर। कंपनी एक्सटर्नल वेंडर पर डिपेंड हो जाती है। सो अगर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे या सर्विस क्वालिटी रिड्यूस हो जाए तो बिजनेस ऑपरेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं, राइट? देन हिडन कॉस्ट। कभी कभी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में हिडन कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर अपग्रेड कॉस्ट या एडिशनल सर्विसेज चार्जेस। सो इसलिए आउटसोर्सिंग डिसीजन लेने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट, रिस्क और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहले तो हमें देखते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते क्या है। सी, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वो सिस्टम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईआरपी होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या फिर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना और बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना। ओके, चलिए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। इन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है बेटर इन्फॉर्मेशन फ्लो। देखो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर होता है, सो इससे इन्फॉर्मेशन इजीली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच शेयर हो सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन इन सिस्टम्स के थ्रू फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। ओके, सेकेंड, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग।
बिकॉज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मैनेजर्स को एक्यूरेट और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो इससे मैनेजर्स बेटर और फास्टर डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मैनुअल वर्क और डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर देते हैं, सो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स इससे प्रोसेसेस फास्टर, मोर एफिशिएंट, मोर एक्यूरेट बन जाते हैं, ओके। देन बेटर कस्टमर सर्विस। जैसे सीआरएम सिस्टम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर का डेटा, प्रेफरेंसेस और परचेज हिस्ट्री ये सब ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, सो इससे कंपनीज बेटर कस्टमर सर्विस और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, राइट। देन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकती है, ओके। So in conclusion, we can say that integrated software applications organizations को better efficiency, improved decision making और stronger coordination provide करते हैं. Okay. So that's it for today's session. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट लाती रहूं। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, शायद उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।